तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHDS 183 अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि में आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर आपका 5 क्या है? गद्य साहित्य का अनुवाद। और गद्य साहित्य क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। गद्य क्या होता है? जैसे उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, इसको हम क्या बोलते हैं? गद्य। यानी जो पाठ होता है, यानी जिसमें व्याकरण के नियमों का ध्यान रखा जाता है। यानी गद्य क्या होता है? जैसे कोई कहानी है, उपन्यास है, कोई नाटक है, इसको हम क्या बोलते हैं? गद्य। इसी को बोला जाता है। कहानियों को, नाटकों को, या जो जीवनी होती हैं, जो संस्मरण होते हैं, इनको ही क्या बोला जाता है? गद्य बोला जाता है। और गद्य को दूसरी तरफ कह सकते हो जिसमें अनुवाद का बहुत कह सकते हैं कि जिसमें व्याकरण का ध्यान रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गद्य साहित्य। यानी जो हमारे गद्य साहित्य हैं, जैसे प्रेमचंद्र की बहुत सारी कहानियां हैं, या दिनकर की और जो हमारे हैं निराला हैं, दिनकर हैं, दूसरा हम कह सकते हैं कि रामधारी सिंह, मैथिली शरण गुप्त हैं। इन लोगों ने जो मन्नू भंडारी हैं, इन सभी ने जो अपने कहानी लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, इनका जो अनुवाद किया जाता। आपने देखा कि जैसे शेक्सपियर हैं और भी कई सारे अंग्रेज हैं, उनके बारे में हम कैसे जानते? क्योंकि उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उनकी जो पुस्तकें रही, उनका क्या किया गया है? उनका अनुवाद किया गया। यानी गद्य साहित्य का मतलब होता है कि जब हम कहानी का, उपन्यास का, नाटक का जब अनुवाद करते हैं तो उसे कहते हैं गद्य साहित्य का अनुवाद। ठीक है, तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। देखिए 5.2 गद्य साहित्य से तात्पर्य क्या है। तो मैं आपको बता दिया गद्य साहित्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा गद्य साहित्य होता क्या। तो गद्य साहित्य यही होता है कि जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, इनका जो अनुवाद किया जाता है, जैसे कोई चैप्टर होता है, इनको बोला जाता है। फिर लिखोगे गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन है, तो उसकी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं जैसे मैंने आपको बता दिया कि गद्य साहित्य की प्रमुख विधा क्या है। तो अगर आप उसकी प्रमुख विधाओं को बारे में देखोगे, जैसे कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, क्या होती है? गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं। तो अगर गद्य साहित्य की आपसे पूछे कौन कौन सी विधाएं हैं, तो आप उसमें क्या बताओगे? कहानी बताओगे, उपन्यास बताओगे, निबंध बताओगे, नाटक रहेगा। ये क्या होती है? गद्य साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं आपकी। ठीक है, जो आपका रहेगा 5.3 में क्या है? गद्य साहित्य की कौन कौन सी विधाएं हैं, तो उसमें आप कह सकते हो उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है। ठीक है, ये क्या है? हमारी गद्य साहित्य की विभिन्न विधाएं में आप यही बताएंगे। अगला जो आपका रहेगा गद्य साहित्य का अनुवाद, और जो आपका नेक्स्ट रहेगा 5.4, जो आपका रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5.4 एंड 5.5 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 5.4 क्या है? गद्य साहित्य का अनुवाद। और 5.5 रहेगा आपका गद्य साहित्य की विशेषताएं और उसके अनुवाद के लिए कौन कौन सी चुनौतियां। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले 5.4 को ही देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा आपका 5.4 कहाँ पे है, देखते हैं। 5.4 ये रहा आपका। ठीक है, यहाँ पे दिखे गद्य साहित्य का। पहले तो हम देखते हैं गद्य साहित्य का अनुवाद क्या है। ठीक है, इसको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, गद्य साहित्य का अनुवाद। तो यहाँ पर देखिएगा, इसी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। देखो ये क्या रहेगा? गद्य साहित्य का अनुवाद। यहाँ पर देखो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनो सभी। क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्या पूछते हैं? गद्य साहित्य के अनुवाद का विश्लेषण कीजिए। या बोलेंगे आपसे गद्य साहित्य के उद्भव में अनुवाद की क्या भूमिका रही। देखिए, गद्य साहित्य की नई विधाओं के प्रभुत्व के पीछे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक, यानी गद्य साहित्य की जो नई नई विधाएं, उसके उद्भव के पीछे क्या है? एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। इस पल के फोर्ब्स बियॉन्ड द स्प्रिंग ग्रिप्स ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद का और रूपांतरण किया। यानी इन लोगों ने भारतीय भाषाओं में जो कह सकते हैं अनुवाद और रूपांतरण किया। फोर्ट विलियम कॉलेज द्वारा 1803 में प्रकाशित द ओरिएंटल फोक पत्रिका ने बंगला, हिंदी, उर्दू में अनुवाद किया। यानी कह सकते हैं कि जो अंग्रेज थे उसी टाइम पर क्या कलकत्ता में एक कॉलेज खुला था जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। और फोर्ट विलियम कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी किताबों का बंगाली में, हिंदी में और उर्दू में उन्होंने किया था अनुवाद किया था। मराठी का बाल बोध मुक्तावली
1806 में बंगाली नीति का था, 1818 में स्पेल के फोप्स का रूपांतरण हुआ, यानी इन पुस्तकों का किया गया रूपांतरण किया गया था, इनका कह सकते हैं अनुवाद किया गया था। इस समय एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य पर परस्पर अनुवाद हुआ। 1815 से लेकर के 1819 के मध्य राजा राम मोहन राय ने वेदांत ग्रंथ तथा 5 उपनिषदों का अनुवाद किया। यानी राजा राम मोहन ने भी क्या किया कि उन्होंने 5 उपनिषदों और 5 वेदांतों का किया गया था, उन्होंने अनुवाद किया, जिसका उद्देश्य तत्कालीन समाज को प्राचीन हिंदू धर्म से परिचित करवाना था तथा समाज सुधार के लिए उन्होंने, यदि राजा राम मोहन ने क्या किया, उन्होंने जो हिंदू ग्रंथ थे उनका रूपांतरण किया ताकि हमारे लोगों को हिंदू धर्म के बारे में बताया जा सके और समाज में जो समाज सुधार करने थे उसके लिए एक पृष्ठभूमि बन सके। इसके अलावा संस्कृत तथा फारसी से विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रचुर मात्रा में, यानी क्या फारसी और जो कह सकते हैं कि जो फारसी और संस्कृत भाषा थी उससे प्रचुर मात्रा में अनुवाद हो रहा था। फ्रेंच तथा अंग्रेजी की रचनाओं का बंगला आदि भाषा में अनुवाद हो रहा था। डैनियल डोफो के रॉबिन क्रूज का प्रचुर अनुवाद हुआ। श्यामचरण दास ने द फेयर पेटेंट का बंगला में उन्होंने अनुवाद किया। फ्रेंच रचना पॉल रिट बेनियम का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। और कह सकते हैं कि शेक्सपियर और मिल्टन अनुवाद के रूपांतरण में भारत में अंग्रेजी के सर्वाधिक लेखक शुमार हुए, यानी शेक्सपियर की जो बुकें थी उनका भी अनुवाद किया गया, जिससे शेक्सपियर जैसे जो लेखक थे वो बहुत मशहूर हुए। शेक्सपियर के नाटकों के लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, उसका रूपांतरण किया जा रहा था। हर्षचंद्र घोष द्वारा मर्चेंट ऑफ विनस की अनुभूति वित्त विलास 1853 शीर्षक से बंगला में अनुवाद किया गया। यह पहला भारतीय अनुवाद था, यानी इसको किया गया था कि एक अंग्रेजी नाटक का जिसका किया गया था बंगाली में अनुवाद किया था, ये पहला भारतीय अनुवाद था। इसी तरह मिल्टन का साहित्य में भी अनुवाद के माध्यम से शिक्षित भारतीय लोगों का नया नहीं रहा। अनुवाद के माध्यम से ही भारत में आधुनिक साहित्य की नींव पड़ी, यानी कह सकते हो कि भारत में जो अनुवाद था उसी के माध्यम से कहा कि यहाँ पर अनुवाद की नींव पड़ी। ठीक है, जो अनुवाद हो रहा था गद्य विधा की शुरुआत हुई। ईसाई मिशनरी द्वारा कराए गए अनुवाद और फोर्ट विलियम कॉलेज में हो रहे अनुवाद व आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ने महसूस किया कि अब साहित्यिक अभिव्यक्तियों के लिए गद्य काफ़ी नहीं। धीरे धीरे धार्मिक ग्रंथों का भी अनुवाद होने लगा। पाठ्य पुस्तकों के गद्य विधा में लिखी जाती थी। गद्य के प्रमाण में भारत में बहुत मिलने लगे। अमीर खुसरो ने यहाँ गद्य के नमूने देख सकते हैं, लेकिन प्रमाणिक रूप से आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय ने वेदांतों का उन्होंने बंगाली में अनुवाद किया, लेकिन यह गद्य बेहद संस्कृत निष्ठ थे। भारत में गद्य की ठोस शुरुआत मूलतः विदेशी साहित्यों के माध्यम से हुई है। समाचार पत्र जो थे, हमारी जो पत्रिकाएं थी, उनके पाठक थे, उनमें अनुवाद के माध्यम से होते होते विधा इतनी फली फूली कि भारतीय साहित्य पूरी तरीके से तस्वीर बदल जाती है। अब देखेंगे अनुवाद और उसके अनुवादक, यानी उपन्यास जो थे और उनके कौन कौन से क्या थे, अनुवादक थे। तो उपन्यास और अनुवादक को यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, बंगाली उपन्यास भूति भूषण बंदोपाध्याय के उपन्यास पथेर पंचाली 1929 में अंग्रेजी में अनुवाद टी विलियम क्लास द्वारा मुखर्जी ने पैंथर पंचाली के नाम से किया। इससे पूर्व सत्याजीत रे ने इसी नाम से 1955 में फिल्म बनाई, जिसने अपार सफलता प्राप्त की है। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद हिंदी ने एक ही बड़े अन्य रचनाकार सच्चिदानंद सिन्हा वसराय ने अज्ञे ने किया। गोदान का अंग्रेजी अनुवाद गॉर्डन सी रोडमन गिफ्ट ने किया, अंग्रेजी में किया। अज्ञे जी ने अपने अंग्रेजी अनुवाद में गोदान की कथा का केवल उसी भाग में जो गांव का सीमित था वस्तुतः यदि देखा जाए तो, यानी कह सकते हैं कि भारत में जो रहा था वह विभिन्न विभिन्न भाषाओं में जो भारत में जो लेखक थे या जो लोगों ने किताबें लिख रखी थी, उनकी किताबों का अंग्रेजी में, बंगाली में, उड़िया में, कह सकते हैं कि केरला में, तमिल में, तमाम भारतीय भाषाओं में क्या होता है कि अनुवाद किया जाता है। वर्तमान समय में आधुनिक भारतीय भाषाओं में साहित्य की प्रचुर मात्रा में कई सारी संस्थाएं काम करें, जिनमें से जैसे हमारी साहित्य अकादमी है, नेशनल बुक ट्रस्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ है। इन संस्थाओं ने प्रचुर मात्रा में भारत में कालजयी साहित्य को न केवल पहचान दी, अब तो उनकी विभिन्न भारतीय भाषाओं में उन्होंने अनुवाद कराया।
जैसे एक पुस्तक है अशोक, उसका यहाँ पर इस टेबल को देखिएगा, यहाँ पर जो टेबल आपके लिए बनाई गई है, यहाँ पर इस टेबल को देखिए, ठीक है। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो इस टेबल में बताया गया है कि कौन सी पुस्तक की कौन से लेखक थे, उसका अनुवाद किया गया और उसकी मूल भाषा क्या थी। देखो, आकाश है, भेबेन रकैया है, अरुणानंदा वर्मा अनुवादक थे और इसके असमिया में अनुवाद किया गया। आज़ादी की छाँव है, बेगम अनीस करदई इसके लेखक थे। अनुवाद किसने किया? नूर नबी अब्बासी, उर्दू में उन्होंने किया। अवलीक मानव है, सैयद मुस्तफ़ा की बुक थी, मनमोहर ठाकुर ने किया, बंगाली में इसका अनुवाद किया। यानी इस टेबल में कह सकते हैं कि कई सारी जो बुकें थी जिसके लिए क्या कह सकते हैं कि जो अनुवाद हो रहे थे वो बड़ी मात्रा में भारत में क्या हो रहा था कि अनुवाद किया जा रहा था। अब हम देखेंगे, कह सकते हैं कि जो उपन्यास थे, इन सारे उपन्यासों का क्या किया गया कि अनुवाद किया जा। अब हम देखेंगे कहानियों का जो अनुवाद हो रहा था वह किस प्रकार से हो रहा था। कहानी में देखिए, जीवन और समाज की किसी भी घटना का सुंदर ढंग से चित्रित कहानी ही करती है। कहानी में कथा में होना आवश्यक है। कहानी के अनुवाद के क्षेत्र में कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। भारतीय भाषाओं में रचित कहानियों के परस्पर अनुवाद किए गए। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों का असमिया अनुवाद किया गया। मलयालम रचनाकार वैक्कम महोदय बख्शी की कहानियों का बंगाली में अनुवाद किया गया। हिंदी रचनाकार निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह कव्य काला पानी के बंगाली में अनुवाद किया गया। यानी कह सकते हैं कि कई सारी जो कहानियां थी उनका हिंदी में, कह सकते हैं कि बंगाली में, मलयालम में, उर्दू में, तमाम सारी भारतीय भाषाओं में क्या हो रहे थे कि अनुवाद उनको किया जा रहा था। अन्य विधाओं में अगर आप देखेंगे, अन्य किस विधाओं में और जो अनुवाद हो रहे थे, उपन्यासों के अतिरिक्त अन्य विधाओं में लिखित साहित्य भी प्रचुर मात्रा में अनुवाद किए जा रहे थे। कन्नड़ लेखक गिरीश कराड के नाटक जैसे हृदयवदन, तुंगभद्रा, नागमंडल का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर, जिसके नाटक केवल मराठी ही नहीं अपितु हिंदी और अन्य भाषाओं में भी काफ़ी प्रचलित रहे। अदालत चालू अहे घासीराम कोतवाल के हिंदी साहित्य में कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए जा रहे थे। हबीब तनवीर के चरणदास चोर, धर्मवीर भारती के अंधा युग, सुरेंद्र वर्मा के नाटक के प्रचुर अनुवाद। यानी कह सकते हैं कि जितने भी हमारे नाटककार थे उन सभी की बुकों का क्या हो रहा था कि कई सारी भाषाओं में अनुवाद हो रहे थे। अब हम देखेंगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम देखिएगा कि 5.5 में आ जाइए, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5.5 में देखिए क्या है, मैं क्वेश्चन को बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गद्य साहित्य के अनुवाद की विशेषताओं और चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। यानी जो हमारा गद्य साहित्य होता है उसकी अनुवाद की क्या क्या विशेषता है और उसमें किस प्रकार की चुनौतियां हैं, तो इसको हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले गद्य साहित्य की विशेषताएं जो हैं इस प्रकार की हैं। तो सबसे पहले हम विशेषता देखते हैं। पहली विशेषता क्या है? भाषा है। सृजनात्मक गद्य साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी भाषा होती है। सृजनात्मक साहित्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी भाषा है। भाषा की 3 शब्द हैं, अभिविधा, लक्षणा, व्यंजना का प्रचुर मात्रा में सृजनात्मक साहित्य में किया जाता है, जिसे अनुवाद करते समय सही अर्थ समझना, उसके अर्थ की वाक्यता को पकड़ना, लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय पूरी तरीके से संप्रेषित करना होता है। यानी कह सकते हैं जो हमारा गद्य साहित्य होता है उसका क्या होता है कि अनुवाद करते समय भाषा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और भाषा के आधार पर ही क्या होता है सारा अनुवाद किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। नेक्स्ट आपका क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियों को देखिए। देखो, मुहावरे भाषा में लक्षणिक प्रयोग से जन्म लेते हैं और भाषा में वह क्रम प्रदान करते हैं, वहीं लोकोक्तियाँ किसी समाज की परंपरा से जुड़ी रहती हैं। लोकोक्तियों का संबंध समाज की संस्कृति, आस्थाएं और मान्यताओं के द्वारा होता है। सृजनात्मक गद्य में भी मुहावरे लोकोक्तियों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। भाषा की शब्द शक्ति का असली परिचय यही देखने को मिलता है। अपने गूढ़तम रूप में परंपरा संस्कृतियों में अनेक मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग होता है। भाषा में यह सूक्ष्म प्रयोग रचनाकार के अध्ययन और उसकी समझ को हमें बताता है। यानी कह सकते हैं कि गद्य साहित्य में भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है और खास विशेषता रहेगी। दूसरा उसमें क्या होता है कि जब हम गद्य अनुवाद करते हैं तो उसमें मुहावरे लोकोक्तियों का भी क्या करते हैं बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब रहेगा नेक्स्ट रहेगा कथ्य वस्तु क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, कथ्य वस्तु सृजनात्मक साहित्य के चिंतन के केंद्र में सदियों से मानव समाज और उसके मूल्य रहे हैं।
मानव समाज, उसका मूल्यबोध, उसका समय, उसकी परिस्थितियों आदि की जटिल और साहित्यिक निर्विधि को ही सक्रिय कहते हैं। ऐसे जटिल पाठ का अनुवाद करते समय अनुवादक को साइड है, यानी कह सकते हैं कि हमें अनुवाद करते समय जो अनुवादक है वह कठिन कठिन जो शब्द हैं उन शब्दों का भी अनुवाद करते समय हृदय पूर्वक अनुवाद करना चाहिए, यानी जो उसका कथ्य है वह कथ्य भी समझ में आना चाहिए। कथ्य भी अनुवाद करते समय क्या होता है कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हमारे इसकी शैली कैसी होगी, शैली देखिए, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी आदि गद्य साहित्य की विभिन्न विधाएं और शैलियां हैं। इसके में गद्योत्तर शैली, व्याख्यान परक शैली, आत्मकथा शैली, डायरी शैली, अनेक शैलियों में साहित्य की रचना की जाती है। शैलियों की यह विविधता साहित्य की विश्वसनीय बनाने में, आम जन तक यह जोड़ने या संप्रेषण, यानी कह सकते हैं जो गद्य साहित्य होता है उसकी विशेषता शैली होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक बनावट भी होती है। अब देखेंगे जो गद्य साहित्य होता है उसमें क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक बनावट को देखिए। सृजनात्मक साहित्य चाहे वह कहानी हो, उपन्यास हो, रेखा चित्र हो, आत्मकथा हो, संस्मरण होता है या जीवनी होती है, यह सभी एक विशेष कथोत्तर घटनाओं में परिस्थिति के अनुसार संचालित होते हैं। इन सभी किसी समाज में संस्कृतियों के विशेष रूप से होते हैं। गद्य साहित्य का अनुवाद करते समय हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब हम देखेंगे चुनौतियां कौन कौन सी भाई। गद्य साहित्य का अनुवाद करते समय हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखो, आचार्य दंडी ने संस्कृत काव्य शास्त्र में गद्य को कवियों की कसौटी की गंगा कहा है, यानी आचार्य दंडी ने संस्कृत काव्य शास्त्र को बताया है कि कवियों की कसौटी की गंगा बोला। गद्य साहित्य का अनुवाद अनुवादकों के लिए वैसे ही बड़ी चुनौती है। सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद केवल दो भाषाओं के बीच में संवाद नहीं, अपितु दो संस्कृतियों, दो समाजों और दो समाजों के बीच में दो लेखकों की संवेदनशीलता, उनकी मनोस्थिति और आपकी पाठक और उनके बीच में करवाता है। गद्य साहित्य का सृजन सरल कार्य नहीं है, उसके अनुवाद में अनुवादक को बेहद सावधानी, यानी वैसे ही गद्य साहित्य को लिखना इतना कठिन कार्य होता है और उसका जो अनुवाद किया जाता है वो तो और भी क्या होता है, कठिन कार्य होता है। इसीलिए हमें गद्य साहित्य का अनुवाद करते समय कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कथा साहित्य और कथोत्तर साहित्य के विषय वस्तु की यदि बात की जाए तो उसमें भी अंतर देखा जाता है। कथा साहित्य जहां एक और संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता और तथ्यों का मिश्रण है, वहीं निबंध किसी एक विश्लेषणात्मक अध्ययन होता। कथोत्तर साहित्य के अनुवाद की, यानी जो कथोत्तर साहित्य होता है उसमें अनुवाद को क्या क्या चुनौती है, ध्यान सुनिएगा। कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी और उपन्यास दोनों शामिल हैं। कथा साहित्य में मूलतः कल्पनाशीलता होती है, भावनात्मक होती है और भाषा की लक्षणिकता होती है, साथ साथ सत्य और सुंदर का मिश्रण है। अक्सर कहा जाता है कि सृजनात्मक साहित्य कोरी कल्पनाओं पर होते हैं, लेकिन अभी तक का मेरा अनुभव चाहे कोई भी रचना बाहर से दिखने में कितनी ही काल्पनिक क्यों न लगे, लेकिन उसका उत्सव किसी सामाजिक राजनीतिक यथार्थ से होता है। प्रेमचंद्र के गोदान, रणु का मैला आंचल, यशपाल का गर्म हवा, भीष्म सहिनी की तामसा, कृष्णा बेताल की, ये सभी जो होती इसमें कल्पना, यानी ऐसे में अनुवादक को एक तथ्य की कल्पना, भावनात्मक और भाषा की लोच की गुण होना चाहिए। यदि भाषा एक ओर से केवल बाह्य तत्व दिखाई देते हैं, लेकिन भाषा के भीतर उतरने पर उसके विभिन्न एक तरह की एक एक करके खुलने लगती परतें जो होती हैं, यह भाषा की यह विभिन्न तरह की हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और संस्थाओं में निर्मित होते हैं। ये आस्थाएं पारंपरिक किसी भाषा के गुण पर होती है। अनुवादक को अनुवाद करते समय सबसे बड़ी चुनौती इस स्तर पर मिलती है कि इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि भारतीय भाषाओं के बीच में अनुवाद करना बहुत चुनौती का कार्य है, जितनी भारतीय भाषाओं में गैर भारतीय भाषाओं के बीच होता है। इसका मूल कारण है कि दो समाजों के बीच की दूरी है। अनुवाद करते समय हमें सूक्ष्मता के साथ संस्कृति है, लोक परंपरा, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ आदि की समझ होनी बहुत जरूरी है। कथोत्तर साहित्य का अनुवाद करते समय हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यानी जो हमारे कथोत्तर साहित्य होता है उसका अनुवाद करते समय किन किन चुनौतियों का सामना करना। देखिए, आचार्य रामचंद्र दंडी के कथन को विस्तार देते हुए अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं कि गद्य
यदि कवियों की लेखक कसौटी में निबंध की कसौटी है। स्पष्ट है कि निबंध लेखन जितना बौद्धिक कार्य है उतना अनुवाद करना उसका बौद्धिक कार्य जटिल होगा। यानी निबंध जो होता है बौद्धिक कार्य के रूप में होता है, इसीलिए उसका जो अनुवाद किया जाता है वो भी बौद्धिक स्तर के लिए द्वारा जटिल होगा। भाषा की छूट होने के कारण अर्थ की तरह पर पहुंचना एक चुनौती है। अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वह अध्ययन पाठ करे और उसका विश्लेषण करे। आलोचना या समीक्षा लेखक के सृजनात्मक साहित्य के पुनर्गठन का विश्लेषण होती है। अनुवादक के पास भी आलोचना की तरह भाषा में आलोचना के उपकरणों की गहरी समझ होनी चाहिए। अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि उसकी समझ भी अध्ययन पाठ में रचनाकार के हो, अर्थात अनुवादक के पास पाठ सामग्री सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्तर पर जानकारी होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस तरह देखा जाए तो यात्रा वृत्तांत और संस्मरण में लेखक साथ साथ अनुवादक को उसी मनोभूति पर उतरता है, पाठक का विश्लेषण करता है और किया जाता है। नाटक के अनुवाद में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, यानी जो हमारे नाटक होते हैं उन नाटकों का जब अनुवाद किया जाता है तो हमें किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखो, कथा साहित्य की तरह नाटक में भी कथोत्तर, काल्पनिक, भाव प्रधानता, मुख्य चरित्र, सत्य, तथ्य और काल्पनिक का सुंदर मिश्रण होता है। भाषा की लक्षणिकता में सभी गुण होते हैं, इसीलिए कथोत्तर साहित्य की तरह नाटक का अनुवाद भी करना जटिल काम है। कथा साहित्य में भिन्न नाटक में कुछ तथ्य होते हैं जिसमें कथा साहित्य के अलगे अभिनय होता है, छोटे छोटे चुटकुले अंदाज होते हैं, रंगमंच होता है, संगीत होता है, प्रकाश व्यवस्था होती। नाटक में सभी तत्व अन्य तत्वों से जोड़ करके नाटक में होते हैं। नाटक अनुवाद करते समय नाटक अनुवादक को नाटक के भाव पक्ष और शिल्प दोनों का, यानी नाटक का अनुवाद करते समय हमें भाव पक्ष और शिल्प का हमें ध्यान रखना चाहिए। नाटक के छोटे छोटे चुटकुले संवादों को हमें बहुत ध्यानपूर्वक उनका अनुवाद करना चाहिए। इसीलिए आवश्यक कि अनुवादक अनुवाद करते समय यह विशेष ध्यान दे कि संवादों की अनुवाद उतने ही छोटे रहें। मारक यानी अनुवाद करते हैं, यानी जब अनुवाद यानी जब नाटक होता है उसमें जो शब्द होते हैं उसकी जो पंचलाइन होती है उन पंचलाइनों के अकॉर्डिंग ही कि हमें क्या करना चाहिए, अनुवाद को करना चाहिए। जैसी पंचलाइन होगी उसी प्रकार की, जैसे मूल भाषा में पंचलाइन है उसी प्रकार की हमारी लक्ष्य भाषा में जो पंचलाइन शॉर्ट शब्दों में अनुवाद हो। संगीत तथा प्रकाश व्यवस्था यूं तो शब्द से परे होते, लेकिन अनुवाद के मंचन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। संवाद तथा अभिनेता के साथ साथ भाषा का कसाव किसी नाटक को सफल बनाए महत्वपूर्ण है। अनुवादक को इन सभी तत्वों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। अब होगा आपका जो रहेगा मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का अनुवाद करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यानी क्या होगा, आपका मुहावरे होते हैं, जो लोकोक्तियाँ होती हैं उनका अनुवाद करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या उसका अनुवाद हमें कैसे करना चाहिए। कथा साहित्य की सबसे बड़ी चुनौती उसकी भाषा की लक्षणीयता है। लक्षणीयता का सबसे खूबसूरत झांकी मुहावरे और लोकोक्तियों में मिलती हैं। अनुवादक के सामने मुहावरे लोकोक्तियों का अनुवाद एक बड़ी चुनौती की तरह है। ऐसी स्थिति में अनुवादक को अनुवाद करते समय भावानुवाद का सहारा लेना पड़ता है। लक्ष्य भाषा में समतुल्य मुहावरे की खोज करते हैं, जैसे हिंदी मुहावरा मूसलाधार भारी सोना, अंग्रेजी अनुवाद में जैसे इन्होंने किया अंग्रेजी अनुवाद, फिर समतुल्य अंग्रेजी इन्होंने की जो हिंदी, यानी निश्चित तौर पर यह शाब्दिक दृष्टि से ठीक अनुवाद नहीं, लेकिन भाव की दृष्टि, यानी जो मुहावरे लोकोक्तियां होती हैं वह शब्दशः अनुवाद नहीं किया जाता है बल्कि भावों का अनुवाद किया जाता है। जैसे बोला जाएगा 9 2 11 हो जाना, इसका मतलब क्या है, भाग जाना। यानी हम वहां पर 1 2 3 गोइंग नहीं बोलेंगे बल्कि भाग जाने का जो भाव है उस चीज का हम क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। यानी उन चीजों का क्या होता है, अनुवाद होता है। भागीरथी प्रयत्न, देखो क्या होता है, जो हमारे मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं उसमें शब्द सा अनुवाद नहीं किया जाता है बल्कि उसे हमें भावों का अनुवाद किया जाता है। जब हम मुहावरे लोकोक्तियों का अनुवाद करें तो हमें उस भाषा का जो मुहावरा है उसकी भाव हमें समझ में आना चाहिए, तभी हम उसका अनुवाद कर पाएंगे। अगर हमें उस कह सकते हैं जो मुहावरा है, जो लोकोक्ति है, अगर हमें उसका भाव पता नहीं है तो शायद हमें उसका अनुवाद करने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और लोकोक्तियों और मुहावरों का अनुवाद करते समय हमें भावों के अकॉर्डिंग यानी जो बोला गया, जो लोकोक्ति जो मुहावरा है उसका भाव क्या है, वह कहना क्या चाहती है,
उसी का क्या किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 9 था गद्य साहित्य का अनुवाद, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें गद्य साहित्य के अनुवाद की विशेषता क्या है, गद्य साहित्य की चुनौतियां क्या है, या गद्य साहित्य का अनुवाद महत्व क्या है, या गद्य साहित्य अनुवाद की कौन कौन सी विधाएं हैं, गद्य साहित्य अनुवाद क्या होता, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो को देखने के थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।